हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में जो कि 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम से रिलेटेड है। और ये हमारा है चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 जो कि है विद्युत विभव। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद्युत विभव क्या होता है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जो पानी होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है। उसी प्रकार हमारा जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको फ्लो होने के लिए भी इसी तरह से जैसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हीट को बहने के लिए, और हाई प्लेस और लो प्लेस की ज़रूरत होती है किसी वाटर को बहने के लिए, किसी लिक्विड को बहने के लिए, वैसे ही हमारे चार्ज को फ्लो होने के लिए क्वांटिटी की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल, और इसे लिखते हैं हम वी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव। वैद्युत विभव की हमें आवश्यकता होती है किसके लिए? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अभी मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज को चलाने के लिए किस प्रकार के विभव की आवश्यकता होती है, या नेगेटिव चार्ज को चलाने के लिए किस प्रकार के विभव की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम विभव की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विभव की डेफिनेशन जो होती है वो हमारी होती है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, या वह जो विभव होगा वो वैद्युत विभव कहलाएगा। मान लीजिए, अब सपोज कर लेते हैं ये हमारा कोई ए पॉइंट है और कोई एकांक आवेश, एक कूलाम आवेश को हम अनंत से इस तक लाते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को चलाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कार्य की। तो जो भी वर्क हमारा होगा इस एकांक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने, मतलब अनंत से इस बिंदु ए तक लाने में जो भी कार्य होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? वो हमारा उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव के बराबर होगा, ठीक है। तो वही हमारी डेफिनेशन है कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया है, ठीक है। उस कार्य के बराबर होता है जो कि उस धन एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। कहाँ से? अनंत से लाने में, ठीक है। तो ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ी है। वही हमारी डेफिनेशन ये है। और यहाँ अगर आप फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है V=W/Q0। यदि हम मान लें कि वो धन परीक्षण आवेश एकांक ना होकर Q0 है और जो किया गया कार्य है वो W है, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का, जो विभव होगा वो हमारा होगा V=W/Q0। इसके बाद आपने एक और वर्ड सुना होगा, विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर। अभी हम इसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो डेफिनेशन भी सिमिलर इसी की तरह है, बस इस डेफिनेशन में हम एक बिंदु को अनंत मानते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होता है, एंड सेकेंड रेफरेंस पॉइंट हमारा कोई बिंदु होता है, कोई पॉइंट होता है। और दूसरे विभवांतर वाले में हमारे पास दोनों के दोनों रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो उनमें जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वो हमारा विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो अब मैंने ये भी लिखा है कि इसको जो लिखते हैं वो V से हम लिखते हैं, ठीक। दूसरी बात, जो इसका SI सिस्टम में मात्रक होता है, SI सिस्टम में जो भी हमारा मात्रक है, यूनिट है, वो हमारी है जूल पर कूलाम, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और वैसे इसका सीधा सीधा जो SI सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट इसकी यूनिट है, आसान सी।
तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये बोल्ट जो है हमने 10th क्लास में भी काफ़ी यूज़ की है। 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स किए या ओम्स लॉ पढ़ा या बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो उन सब में हमने ये पहले भी यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम एक हमने नोट लिखा है, उस नोट पर ध्यान देंगे कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और बिना विद्युत विभवांतर के हम किसी भी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं ले जा सकते। तो इट इज़ एसेंशियल टू वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में विभवांतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर विभवांतर नहीं होगा तो हम आवेश को नहीं चला सकते। जैसे हमें किसी वायर में अगर आवेश को चलाना है तो बहुत ज़रूरी है कि उस कंडक्टर के सिरों पर हम विभवांतर लगाएं, या किसी भी स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हमें चार्ज को ले जाना है तो हमें सिर्फ उसके पोटेंशियल, उसके बीच में उन दोनों चालकों के, उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ेगा और आवेश हमारा स्वतः ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाएगा। ठीक है, अभी इसके लिए मैंने और भी लिखा है, देखिए ये कि पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो तो वो अपने आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, और नेगेटिव चार्ज हो तो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलता है। मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कौन चलेगा? नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन, और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कौन चलेगा? कोई भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है। जैसे हमारी करंट दौड़ती है तो करंट भी हमारा एक तरह का पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में दौड़ती है, तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल दौड़ती है। उसके विपरीत दिशा में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं। हालांकि ये जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें करंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ हम चार्जेस को पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो चलेंगे या नेगेटिव चार्ज जो चलेगा वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलता है, और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज चलता है। यानी कि इस स्थिति में हमें कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो वर्क होगा वो सिस्टम द्वारा होगा। कब? जब हमारा पॉजिटिव चार्ज हो तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अगर हम उसको हाई पोटेंशियल पर छोड़ दें पॉजिटिव चार्ज को तो वो स्वतः ही लो पोटेंशियल पर आ जाता है। इसी के विपरीत अगर हम लो पोटेंशियल पर किसी नेगेटिव चार्ज को छोड़ दें तो स्वतः ही हाई पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। हमें उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाह्य वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट हमने लिखा है किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश तब तक बहता है जब तक कि उनके बीच विभव बराबर न हो जाए। और हाँ, ये भी आवश्यक है कि दोनों के बीच में विभवांतर बना रहना चाहिए। जैसे ही आपका विभवांतर शून्य होगा, अर्थात दोनों पॉइंट्स के बीच में विभव बराबर हो जाएगा। विभवांतर शून्य का मतलब ये तो हो गया कि एक पे 10 वोल्ट है, दूसरे पे भी 10 वोल्ट है, तो अंतर कितना हो गया? उनके बीच में 0 हो गया, दोनों बराबर हैं। तो यानी कि विभव अगर बराबर हो जाए तब हमारा कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विद्युत विभवांतर। बहुत आसान डेफिनेशन है, एज विद्युत विभव की तरह है, बस विभव में एक रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी माना गया है, या हमारे पास दोनों रेफरेंस पॉइंट एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे होते हैं। मतलब कोई भी निश्चित दूरी होगी, अगर उन दोनों के दो बिंदु एक निश्चित दूरी पर हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और नोट मैंने लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव घटता है और वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पूछा जाता है कि वैद्युत जो क्षेत्र है वो कैसा बल है, वो कैसा प्रकृति का होता है, संरक्षी या असंरक्षी। तो वैद्युत क्षेत्र भी हमारा संरक्षी होता है और वैद्युत विभव भी हमारा संरक्षी होता है, वैद्युत बल भी हमारा संरक्षी होता है। अब संरक्षी और असंरक्षी हमने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था कि संरक्षी बल कौन से होते हैं और असंरक्षी बल कौन से होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि यदि जो किया गया कार्य, देखिए अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो आपको ज़रूर कार्य करना पड़ेगा, और अगर वो वापस आप उस सिस्टम को छोड़ दें उसी स्थिति में तो वापस बिना कार्य किए वो
अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाए, यानी कि पूर्व स्थिति पहुंचने के लिए उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क द्वारा से ना करना पड़े, या बल्कि हमें उल्टा वो बल प्राप्त हो जाए, तो वो कहलाता है संरक्षी बल। तो यहाँ देखिए, अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये भी कोई पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों को खिसकाकर हम एक दूसरे के पास ले जाएं तो जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस घटने के कारण बढ़ेगा। और फोर्स कैसा होगा? फोर्स होगा रिपल्सन का। फोर्स दोनों को दूसरे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। जैसे ही हम उनको स्वतंत्र छोड़ेंगे तो वो अपनी पूर्व स्थिति में बिना कार्य किए पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा बल होता है, विद्युत बल, वो संरक्षी बल होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा दो बिंदुओं के मध्य आवेशों को ले जाने में कृत कार्य कितना होता है। तो दो बिंदुओं को के मध्य आवेश को ले जाने में कृत कार्य कितना होता है। तो जिस प्रकार देखिए हमारा पोटेंशियल होता है क्या, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो जब हम किसी बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य ही हमारा पोटेंशियल होता है। वैसे ही हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यदि हम उसका गुणनफल उस चार्ज से कर दें तो वही हमारा किया गया कार्य के बराबर होता है। देखिए हमने बताया कि अगर दो बिंदु आवेश जैसे हमारे पास V1 और V2 हैं, दो विभव, तो उन दोनों के बीच में विभवांतर को अगर हम उस चार्ज से डिवाइड कर दें, जिसको हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो वही हमारा कहलाएगा किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W = Q × V1 - V2 या डेल्टा V। अब जब हम किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो जो भी हम कार्य करेंगे उसमें वेलोसिटी के रूप में उसको मिलेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा। तो मान लीजिए हम किसी समय वो v वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है, तो उस समय जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो डेल्टा k = ½ mv² होगी, और वो उसी कार्य से मिली होगी जो उन दोनों बिंदुओं के बीच में किया गया होगा उस चार्ज को ले जाने में। तो मान लीजिए v वेलोसिटी है, तो डेल्टा k बराबर आप जानते हैं क्या होती है गतिज ऊर्जा? ½ mv²। तो ये ½ mv² एग्जैक्ट उस कार्य के बराबर होगी जो कि Q डेल्टा V से आया था हमारा, मतलब चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया था। तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय से 11वीं क्लास में हमने पढ़ी थी। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या थी कि किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ भी हमारा दोनों को बराबर रख देंगे, ½ mv² = Q डेल्टा V। तो उससे हमारा हो गया V² = 2Q डेल्टा V/m। हाफ से उधर मल्टीप्लाई कर दी, m डिवाइड रूप में पहुंच गया उधर। ठीक है, तो ये हमारा कुल मिलाकर आ जाता है रिलेशन कि V = √2Q डेल्टा V/m। तो इस तरह से हम जो है V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखिए एक नई डेफिनेशन आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये W = Q डेल्टा V हमारे पास है, तो Q की क्या यूनिट है? कूलाम। और V की क्या यूनिट है? वोल्ट। यानी कूलाम वोल्ट अगर मैं कह दूँ तो वो 1 जूल के बराबर हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है? ये कार्य का मात्रक है जूल। तो कूलाम वोल्ट भी किसका हो गया? कार्य का मात्रक हो गया। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है EV। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, वोल्ट का मतलब है विभवांतर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक तरह से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास? एक तरह से Q हो गया, और ये क्या हो गया? V हो गया। तो Q भी क्या होता है हमारा? W के बराबर होता है, यानी कि एक प्रकार का ऊर्जा का मात्रक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा की इकाई है, छोटी इकाई है, जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा है जो वह 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने में प्राप्त करता है। ठीक है, तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकालने चाहें तो कैसे निकलेगी? कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होगा 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर नहीं, इंटू 1 वोल्ट के बराबर होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा
1 वोल्ट के, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सब जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलाम। और कूलाम वोल्ट किसके बराबर बताया था मैंने, जूल के। तो कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। नेक्स्ट देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अगर हम मान लें कि कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज है, उसके कारण हम किसी बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या लेट किया कि मान लीजिए इससे x दूरी पर एक बिंदु B है, जहाँ पर ये जो Q0 है ये चार्ज रखा हुआ है। तो अगर ये Q है और यहाँ Q0 है, तो इन दोनों के बीच में दूरी x है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, वो होगा F = 1/4πε0 इंटू K इंटू Q1 Q2 x² होता है ना। तो Q1 की जगह हमारा प्लस Q है और Q0 की जगह Q2 की जगह Q0 है। तो कुल मिलाकर हमारा फोर्स हो गया F = 1/4πε0 इंटू K इंटू Q0/x²। ठीक, अब यदि हम जो है इसको Q0 को B से dx दूरी पर खिसकाकर C पर ले जाया जाए, मतलब Q0 को अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, अब हम Q0 को इस बिंदु B से खिसकाकर C पर ले जा रहे हैं। तो C की डिस्टेंस कितनी है, dx। तो हम जानते हैं कि अगर दो के बीच में बल F हो और उसे किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए, तो जो किया गया कार्य होगा वो W = F.dx होता है। तो यहाँ पर भी हमारा dW बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू K रह गया यहाँ पे Q0/x² इंटू dx। अब dx माइनस क्यों लिया है, तो उसके लिए फिर से देखते हैं कि देखिए हमारा यहाँ पर अगर हम इसको इस Q0 को जितनी दूरी इधर लेके जाएंगे तो हमारा F इंक्रीज़ होगा, यानी कि बढ़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं dx क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, dx उतना ही घटेगा। ठीक, dx की वैल्यू उतनी ही घटेगी। मतलब ये समझ लीजिए कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा और dx हम इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में जो नेगेटिव चार्ज आए, नेगेटिव साइन आएगा। तो TW हो गया 1/4πε0 इंटू Q0/x² -dx। तो नेगेटिव जो साइन है वो हमारा विपरीत दिशा के, F और dx कैसे हैं, विपरीत दिशा में, इसलिए हमारा ये नेगेटिव साइन आया है। तो कुल मिलाकर अब हमें तो चाहिए था पूरा वर्क कहाँ से, अनंत से उस बिंदु तक लाने में, तभी तो हमें पता चलेगा कि उस बिंदु का विभव कितना है। तो मान लीजिए हमारा एक बिंदु अनंत था, ये Q0 किसी समय अनंत पर था, और हमने इसको कहाँ तक लेकर आया है, Q से R दूरी तक लेके आया है। मतलब x बराबर अनंत से x बराबर R दूरी तक हम इसको लेकर आए। तो हम अगर इंटीग्रेट कर दें इसको, तो हमें एग्जैक्ट कुल किए गए कार्य की जो वैल्यू थी वो पता चल जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो W बराबर हमने क्या किया है कि x बराबर अनंत से R तक इसको इंटीग्रेट कर दिया है। ये मैंने 11th क्लास में बहुत सारे बताए थे। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर आ गया है हमारा, जो नेगेटिव साइन था dx के साथ, और Q0/4πε0 इंटू K इंटू dx/x²। और ये हमारा सारा का सारा हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। इसका इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि Q जितना था Q0 रहेगा और Q0 जितना था वो Q0 रहेगा। तो इस तरह से सब बाहर कर सकते हैं, बाकी सब नीचे हमारा कांस्टेंट ही है, उसका इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो चाहे dx दूरी के दूर देखो या x दूरी के दूर देखो, हमें ये सारा का सारा कांस्टेंट एज दिस मिलेगा, कोई इस पर परिवर्तन नहीं होगा। बचा हमारा dx/x²। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। हम जानते हैं x⁴n को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वह हमारा आता है x⁴n+1/n+1। तो यहाँ पर हम इस x² को ऊपर ले जाएं तो यह आ जाएगा x⁻², x⁻²। और जब इसको इंक्रीज करेंगे तो x⁻²+1/-2+1। तो ऊपर हमारा बचेगा x⁻−1 और नीचे भी -1। इसको हम लिख सकते हैं -1/x। -1 की जगह ये माइनस आ गया और ये नीचे जाकर प्लस की पावर हो गई। तो कुल मिलाकर -1/x इसको लिख सकते हैं। इसको जब हम लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी और r, तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा 1/Q0/4πε0 K इंटू 1/r - 1/∞। और 1/∞ कितना होता है सब जानते हैं आप लोग, 1/∞ होता है 0। तो ये वाली टर्म खत्म हो गई
बाकी बची ये टर्म, इसी को हमने लिख दिया W इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो उस बिंदु पर विभव चाहिए था भाई। तो विभव क्या होगा, विभव होगा V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो ये हो गया V इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यही हमारा निर्वातीय वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ठीक, आगे देखिए एक और टॉपिक कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये भी सेम इसी तरह से डिफाइन की जाती है कि मान लीजिए तो हमारे पास कोई आवेश हैं तो उनको अनंत से परस्पर एक दूसरे के आसपास किसी दूरी तय, एक छोटी दूरी पर या जो भी उनके बीच की दूरी है उस पर लाने में जो भी किया गया कार्य होता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वही ये कार्य की ही एक तरह से डेफिनेशन है। तो जो हम अनंत से एक दूसरे को समीप लाने में, जो चार्ज हैं उनको एक दूसरे के समीप लाने में जो भी कार्य करते हैं वही उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2। हम मान लेते हैं कि Q1 के कारण जो Q2 जो B पॉइंट है, अभी हमारे पास समझ लीजिए Q2 है ही नहीं, पॉजिटिव Q2 जो है उसको मान लीजिए कि ये है ही नहीं। तो हम अगर देखें तो Q1 से R दूरी पर ये बिंदु P है, तो इसके कारण Q1 के कारण जो विभव होगा V1 इजिकल टू कितना जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर हो जाएगा, बल्कि Q1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम जो है माने कि Q2 को लेके आया गया इस पॉइंट पर जहाँ पर विभव कितना था, इतना था, तो किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य आपका हो जाएगा Q2 इंटू, क्योंकि लेके किसको आए Q2 को, कहाँ तक लेके आए V1 तक, तो W इक्वल हो जाएगा Q2 इंटू V1। अब V1 की अगर वैल्यू लगा दें तो हमें ये रिलेशन प्राप्त होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, और यही हमारी क्या होगी, यही हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। आगे एक नोट और लिखा है मैंने कि यदि हमारे पास आवेश एक समान प्रकृति के हैं तो स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है, और यदि विपरीत प्रकृति के यानी Q1 पॉजिटिव है Q2 निगेटिव है तो U की वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगी। ठीक, अब आगे क्या है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चला समविभव पृष्ठ, कोई ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर जो विभव है वो कैसा हो, समान हो, एक समान हो, तो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभवांतर होगा शून्य होगा। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो इसकी विशेषताएं ये हैं कि समविभव पृष्ठ की जो विशेषता है, पहली विशेषता यह है कि इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं पर जो विभवांतर होगा वो शून्य होता है। दूसरी विशेषता यह है कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, मतलब जो भी विद्युत क्षेत्र होगा पृष्ठ पे देखेंगे तो पृष्ठ के लंबवत ही मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में मिलेगा। और दो समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को नहीं काटते, अगर काटेंगे तो एक ही बिंदु पर हमें दो अलग अलग विभवों की वैल्यू मिल जाएगी जो कि असंभव है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसकी विशेषताएं थी। पहले वाले को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके किन्हीं दो बिंदुओं पर जो विभवांतर शून्य होता है, विभवांतर अगर शून्य हो तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। मतलब अगर हम एक ही विभव के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर चार्ज को लेके जाएं तो हमें पोटेंशियल जो किया गया कार्य, मतलब कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, बिना कार्य के ही हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस चार्ज को लेके जा सकते हैं समविभव पृष्ठ के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा विभव प्रवणता। तो इस तरह से हमने जो 11th क्लास में वेग प्रवणता भी पढ़ी थी, तो अगर दूरी के साथ साथ कोई चीज़ चेंज हो, परिवर्तन हो, तो उसकी दूरी के साथ साथ दर जो है वो कहलाती है उसकी प्रवणता। तो यहाँ विभव प्रवणता, तो दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की जो दर होती है वो हमारी कहलाती है विभव प्रवणता। इसको लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस इसलिए आया है क्योंकि एक चीज़ बढ़ती है यहाँ पर तो दूसरी घटती है। मान लीजिए डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो डेल्टा बी घटेगा, या डेल्टा वी घटेगा तो डेल्टा एक्स बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये नेगेटिव साइन आ जाता है। तो विभव प्रवणता हमेशा होती है माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगर कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपना क्वेश्चन, मैं आपको उसका कुछ ना कुछ निस्तारण ज़रूर दूंगा। थैंक यू।